वेलकम टू विमान स्टडी। आज है 6 अगस्त 2020 और 6 अगस्त 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, कंटेंट आपको वर्केबल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की करंट अफेयर की जो PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। और जो PDF फाइल जुलाई मंथ की और अगस्त मंथ की जो चल रहा है जो महीना, इसकी PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है विमान स्टडी आप टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो पेज और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ध्यान से देखें। तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे तभी आपको सारी चीज़ें, सारा कंटेंट समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति यानी DPEPP 2020 के अनुसार 2025 तक भारत का रक्षा विनिर्माण कारोबार लक्ष्य क्या है? तो ये जो रक्षा विनिर्माण कारोबार लक्ष्य जो है 1,75,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, तो ये है। तो गाइस, यहाँ पे ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो है रक्षा विनिर्माण कारोबार का लक्ष्य मैंने बताया कि 1,75,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसने 17 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लक्ष्य के लिए रक्षा उत्पादन और निर्यातक संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, जिसके माध्यम से क्या होगा, इसके बाद नीति को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा प्रख्यापित किया जाएगा या प्रख्यापित यानी पेश किया जाएगा। और इस नीति का उद्देश्य 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का विनिर्माण कारोबार हासिल करना है, जिसमें एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात शामिल है। और रक्षा उत्पादन विभाग नोडल विभाग होगा और DPEPP 2020 के विभिन्न घटकों पर समन्वय के लिए इस नीति में निर्धारित उद्देश्यों का पालन किया जाएगा और निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2020 तक कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं? तो कौन से जो है स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश जो है वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल हो गए हैं? तो कितने हो गए गाइस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। ठीक है, 24 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है शामिल हुए हैं, जिसमें 1 अगस्त 2020 से 3 राज्यों, जैसे कौन कौन से राज्य हैं जो ऐड किए गए हैं? मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड। और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू और कश्मीर है, जो वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म में शामिल हो गए हैं, जिससे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या बढ़ गई है। इस योजना के तहत 24 तक यह जानकारी ONORC योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण रामविलास पासवान ने दी। और उपयुक्त चारों राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 24 राज्यों और प्रदेशों में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कुल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की 65 करोड़ यानी 80% को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। और यह योजना जब सभी राज्य योजना के तहत एकीकृत होंगे, जो योजना हमारी है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जो एकीकृत होंगे, और इसमें क्या है 81 करोड़ लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं। और यह योजना 31 मार्च 2021 तक पूरे भारत में लागू हो जाएगी यानी चालू कर दी जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहले जो है BC राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी इसमें क्या 4 मोर स्टेट्स यूटीज लिंक्ड, 4 को और ऐड कर दिया गया किसमें? वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे के काम को आसान करने के लिए, जो वर्क चलता है रेलवे का, उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, उस ढांचों को तैयार करने की आसान करने के लिए पहली बार नई ट्रैक निर्माण यानी NTC न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन का उपयोग कर रहा है। और ये जो उपयोग कर रहा है, ये किस कंपनी ने इस परियोजना को लागू किया है? तो किसने लागू किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने क्या किया, इसने भारतीय रेलवे में जो है बुनियादी ढांचा जो है उसके काम को आसान करने के लिए पहली बार एनटीसी के द्वारा जो है ट्रैक निर्माण किया जाएगा। और ये एक मशीन होती है, अगर इसकी बात करते हैं हम तो वह देख सकते हैं कि ये एनटीसी मशीन है, किसके लिए, ट्रैक कंस्ट्रक्शन ऑफ एनटीसी मशीन के माध्यम से किया जाएगा, किसमें, इंडियन रेलवे में। और इस परियोजना को चालू किसने किया है, इसको चालू किया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो इसके अगर देख लेते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके की पर्सन कौन है, इसके मेन पर्सन कौन, विनोद कुमार यादव। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 अक्टूबर 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन नंबर 3 पर थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि बुनियादी ढांचे को काम को आसान बनाने के लिए रेलवे के प्रयासों को उपयोग करने के लिए पहली बार रेलवे ने समर्पित क्या किया, ट्रैक कॉरिडोर के पूरे ट्रैक बिछाने के लिए नई ट्रैक निर्माण यानी एनटीसी मशीन का उपयोग कर रहा है। और परियोजनाओं को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। और वर्तमान में जो है 7 एनटीसी मशीनें हैं जिन्हें समर्पित फ्रेट कॉरिडोर संरेखण के साथ तैनात किया गया, यानी डेडिकेटेड जो कंपनी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा जो है तैनात किया गया है। और पूर्वी डीएफसी में 4 एनटीसी मशीनें तैनात हैं। और इलाहाबाद, नया भूपुर, इलाहाबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और क्रमशः पालनपुर, मकरपुरा, गोथांग, बड़ौदा और अंचली सचिव वर्गों में तैनात हैं। विशेष रूप से खुर्जा दादरी खंड पूर्वी और पश्चिमी डीएफसी के बीच की कड़ी है, जिस पर मालवाहक गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो तेज़ी से रसद सुनिश्चित कराती हैं, रसद पहुंचाती हैं। और इस परियोजना के 2022 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है कि 2022 तक अकॉर्डिंग टू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कि 2025 तक जो है ये कंप्लीट हो, 2022 तक सॉरी ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है, यानी ऑटोमेटिक लाइटिंग की व्यवस्था स्थापित की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो ये जो है व्यवस्था जो लागू की गई है, स्थापित की गई है, ये मध्य प्रदेश में की गई है। तो रेलवे ने क्या किया, मध्य प्रदेश के जबलपुर और नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशनों पर 3 स्वचालित प्रकाश व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, जो पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ पे इंडियन रेलवे की बात हो रही है। तो इंडियन रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 में जो है रेलवे की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसिस फिनेकल को किस देश के राष्ट्रीय बैंक के लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फोसिस फिनेकल को बहरीन में जो राष्ट्रीय बैंक के लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए चुना गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहरीन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं हम, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब नेशनल बैंक ऑफ बहरीन जो है और इन्फोसिस फिनेकल, और ये जो है इन्फोसिस के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो है, ये क्या है, एज वर्स सिस्टम, और ये उसका हिस्सा है। और इसने क्या घोषणा की है कि बैंक ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए फिनेकल कैश मैनेजमेंट सूट को अपनाने का फैसला किया है, यानी इसके सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है। और यह साझेदारी जो है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन है, इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक हिस्सा है, जिसमें स्वीट को बैंक द्वारा आधुनिक प्रणाली से लैस करने के लिए अपग्रेड प्रदान किया गया है। और जो क्या करेगा कि जो ग्राहकों को सरल और सहज सेवा प्रदान करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है इन्फोसिस फिनेकल जो कैश मैनेजमेंट का प्रोग्राम सारी व्यवस्थाएं देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था, बहरीन था। तो बहरीन की अगर बात करें तो कैपिटल क्या है, मनामा। और क्राउन प्रिंस यहाँ के कौन है, सलमान बिन हमद अल खलीफा। और प्रधानमंत्री कौन है, खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। और लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, अरबिक चलती है। और करेंसी की बात करें तो बहरीनी दीनार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सिस बैंक ने बहुभाषी यानी मल्टीलिंगुअल बॉट
एक्सा को चालू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है वर्नाकुलर एआई के साथ। तो दोस्तों अभी एक्सिस बैंक ने क्या किया है, एक्सिस बैंक ने अपनी फ़ोन बैंकिंग यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जिसे बोलते हैं आईवीआर पर मल्टीलिंगुअल BOT यानी बॉट अक्सा चालू करने के लिए बेंगलुरु स्टार्टअप वर्नाकुलर आई यानी एआई आधारित सॉस वॉइस ऑटोमेशन कंपनी से भागीदारी की है, यानी इसके साथ पार्टनरशिप की है। और ये करेगा क्या, जो ग्राहक सेवा में ऑटोमेशन बढ़ाने में मदद करेगा और ग्राहकों की इंटरैक्टिव वॉइस कॉलिंग में हेल्प करेगा। और ये क्या, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है इसको, स्वचालित वॉइस असिस्टेंट अक्सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है इसे, स्वचालित वॉइस एक्सेस असिस्टेंट अक्सा। और अक्सा क्या है अगर बात करें तो अक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशन वॉइस बॉट है, ठीक है। और अक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कन्वर्सेशन वॉइस बॉट जो कि क्या कई लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, कई भाषाओं को एक्सेप्ट करता है, जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है एक्सिस बैंक की। तो अगर एक्सिस बैंक की हम बात करें तो एक्सिस बैंक जो है CEO कौन है, अमिताभ चौधरी। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 3 दिसंबर 1993 को की गई थी एक्सिस बैंक की स्थापना। तो ये था क्वेश्चन गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को समर्थन देने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, P&G और ICT लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश ने क्या किया है कि राज्य की सरकार 3 अंतर्राष्ट्रीय FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के साथ, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC एंड P&G, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोजर एंड गैम्बल, ये जो कंपनी है P&G एक और क्या है, प्रोजर एंड गैम्बल, इसको प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों जैसे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका काम क्या होगा, जो समझौता है इसका कार्य क्या होगा, ये क्या होगा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विपणन और तकनीकी सहायता और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। और ताड़ेपल्ली में अपने शिविर कार्यालय में YS जगनमोहन रेड्डी की उपस्थिति में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। YS जगनमोहन रेड्डी कौन है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनकी जो है मौजूदगी में इस जो है समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विपणन और तकनीकी सहायता को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद रखें। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं, जैसे बात हो रही हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो CEO कौन है, संजीव मेहता। और इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1933 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है, लीवर ब्रदर्स, हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड, यानी 3 जो है जो वेन्यूज़ हैं, 3 कंपनी जो हैं इनके संस्थापक हैं। और यहाँ पे अगर बात करें P&G की, अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे जिक्र हो रहा है आंध्र प्रदेश का अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती और हैदराबाद, 2 कैपिटल्स हैं इसकी। और गवर्नर यहाँ कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर कौन है आंध्र प्रदेश के, YS जगनमोहन रेड्डी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी। और इसकी स्थापना कब की थी, यानी इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। और आंध्र जो है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझा देता हूँ कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, टाइप किया है किसके साथ, P&G यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और ITC लिमिटेड के साथ, ठीक है। किस लिए, आपने देख सकते हैं वुमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी महिलाओं के विपणन, जो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विपणन और तकनीकी सहायता के लिए इसको जो है इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो है वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे या आप नोट्स बनाते चलें आपकी अपनी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, 27 अक्टूबर 2020 से HDFC बैंक के MD, गाइज यहाँ पे डेट याद रखेंगे, 27 अक्टूबर 2020 से HDFC बैंक के MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशिधर जगदीशन।
ये हैं शशिधर जगदीशन, जिनको क्या आरबीआई ने अप्रूव किया है, क्या जो है सीईओ किसका, एचडीएफसी बैंक का जो है सीईओ अप्रूव किया है, सीईओ और साथ ही साथ एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अगर इसकी बात करें तो शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक ने अपने अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। ये 3 साल तक रहेंगे अपने पद पर। जो कार्यभार अभी वर्तमान में नहीं संभाला है, लेकिन जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। और ये कार्यभार कब से संभालेंगे, जैसा कि मैंने बताया 27 अक्टूबर 2020 से, ठीक है। और ये जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 49 की धारा 35B के तहत वह बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीईओ जो है आदित्य, जो जिसके पहले जो सीईओ थे एचडीएफसी बैंक के और जो सबसे लंबे समय तक सेवा दे रहे थे, 26 साल तक उन्होंने लगातार सेवा दी, तो आदित्य पुरी को अभी ये रिटायर होने वाले हैं, तो आदित्य पुरी के स्थान पर जो है इनको नियुक्त किया जाएगा उनकी रिटायर यानी उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, किसने संयुक्त राष्ट्र संघ और रेक्स कॉन्क्लेव में आई कोंगो का कर्मवीर चक्र प्राप्त किया है? कौन वो व्यक्ति हैं, इनका नाम बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ और रेक्स कॉन्क्लेव में आई कोंगो का कर्मवीर चक्र प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी, सुनील यादव एसएस। तो सुनील यादव एसएस ने क्या किया है, तो सुनील यादव जो है एसएस ने क्या किया, रिसीव किया है कौन सा, रेक्स कर्मवीर, ठीक है गाइस, रेक्स कर्मवीर अवार्ड जो है प्राप्त किया है। और ये हैं सुनील यादव एसएस, ठीक है। और इनको क्या है, संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ यानी आई कोंगो द्वारा स्थापित कर्मवीर चक्र पुरस्कार 23 साल के सुनील यादव एसएस को दिया गया है, जो टेलीग्राम पर क्या है एक जो है मोटिवेशनल चैनल के संस्थापक हैं और क्या है मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। जो इनका जो टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, जो चैनल है वो एसएस मोटिवेशनल चैनल, इसके संस्थापक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, जिन्होंने एसएस मोटिवेशन के माध्यम से समाज में योगदान दिया। और इसे रेक्स कॉनक्लेव में एक टेलीग्राम चैनल के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो दिल्ली में होस्ट किया गया, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में है वहाँ पे इसको होस्ट किया गया और वहीं पे इनको जो है रेक्स कर्मवीर चक्र प्रदान किया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो ध्यान रखेंगे। और यहाँ बात हो रही दोस्तों यूनाइटेड नेशन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ यूनाइटेड नेशन का, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में, एंटोनियो गुटेरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में क्या है, महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन और आज करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य सहायता रोबोट का नाम क्या है जिसे मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किया गया है? बताना है कि दोस्तों उस रोबोट का नाम क्या है जो स्वास्थ्य सहायता करता है, स्वास्थ्य के लिए सहायता करता है और इसे मध्य रेलवे के मुंबई मंडल द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षक। तो ये है रक्षक, तो क्या है कि मतलब हेल्थ संबंधी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए जो है एक रक्षक नाम का रोबोट तैयार किया गया है। देख सकते हैं कि मुंबई सेंट्रल रेलवे डिजाइंड रोबोट रक्षक, ठीक है। और किस लिए डिजाइन किया गया है, फॉर हेल्थ असिस्टेंट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन के एक स्वास्थ्य सहायक जो बताया मैंने रोबोट जो है रक्षक को डिजाइन किया गया है, जो क्या करेगा, मुख्य कार्य क्या होगा, दूरस्थ रूप से डॉक्टर और रोगी के बीच संचार करेगा। सेंट्रल रेलवे के मुंबई सेक्शन के कुर्ला में सुनील बैरवा, सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उनकी टीम द्वारा EMU यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कार में रोबोट को इन हाउस विकसित किया गया था। और रोबोट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के प्रसार को बेचना है, यानी इसको बचाना है। लोगों को क्या करना है, कोरोना वायरस की महामारी से बचाना है। तो इसके लिए जो है मध्य रेलवे ने क्या किया है, मुंबई के इसको रक्षक नाम का रोबोट प्रिपेयर किया है, तैयार किया है। तो ये थी गाइस आज की करंट अफेयर। तो गाइस आज की करंट अफेयर से संबंधित कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन आप हमें देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं। इससे आप हमें मोटिवेट करेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की जो करंट अफेयर के लिए। थैंक यू सो मच।
मिलेंगे कल की करंट अफेयर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।